नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर हैं हम सब की निगाहें। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे हेडलाइंस। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने की केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। देश भर के भाजपा प्रदेश अध्यक्षों को किया गया आमंत्रित। राज्यों की टीम भी बैठक में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओज से किया संवाद। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। देश भर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। ज्यादा नवाचार के साथ नई सीमाओं के पार जाने का आह्वान। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। निचले इलाकों में घुसा पानी। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ और बारिश से फिलहाल राहत नहीं। ईरान ने पड़ोसी देशों से अपने खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की दी चेतावनी। ईरान ने हॉर्मुज पर कहा, अमेरिका बदले अपना रवैया तभी खुलेगा हॉर्मुज। तो सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 2027 की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं। नई दिल्ली में हो रही इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारियों को लेकर मंथन चल रहा है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के साथ करीब 5 घंटे तक संवाद किया और संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने पदाधिकारियों से आपसी समन्वय बढ़ाने, साझा जिम्मेदारी के साथ काम करने और जनता से सीधा जुड़ाव मजबूत करने पर जोर दिया। बीजेपी की 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री के सुझावों को संगठन के स्तर पर लागू करने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही युवाओं में और खासतौर पर जेनजी तक पहुंच बढ़ाने और जमीनी स्तर पर पार्टी के जनसंपर्क को और प्रभावी बनाने पर भी फोकस रह सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। नितिन नवीन के अध्यक्षता में जिस तरह से नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, युवाओं के उत्साह से लबरेज है ये नई कार्यकारिणी और उसमें अनुभव का भी खास तौर पर कंटेंट जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इस बैठक में क्या कुछ विशेष होने जा रहा है, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या विशेष होने जा रहा है इस बैठक में, या क्या विशेष निकलना चाहिए इस बैठक से? किन मुद्दों पर फोकस रह सकता है? क्या जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए निखिल, आपने देखा कि कल शनिवार को ही सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और आपने देखा कि कल सुबह से लेकर शाम तक 3 सत्रों में इस बैठक का आयोजन हुआ। पहला सत्र जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व वाली जो पहली कमेटी थी, उसकी पहली बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर बैठक आयोजित की गई। 12:30 बजे के बाद वो बैठक यहाँ शिफ्ट हो गई। यह विस्तारित भवन है जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का यह विस्तारित भवन है, जिसमें बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। चूंकि इसमें देश भर के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था, वो बैठक फिर शाम में शिफ्ट होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यालय पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो नवगठित टीम है उसके साथ उनकी मुलाकात होती है, उनकी वार्ता होती है और वो बैठक देर रात तक चलती है। और उसमें तमाम जो पदाधिकारी थे उनका फोटोग्राफी भी हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ। और उसके बाद उसी बैठक की आखिरी कड़ी हम आज कह सकते हैं कि आज जो बैठक विस्तारित भवन में यहाँ पर आयोजित की गई, उस बैठक
का आखिरी पड़ाव अब देखा जा रहा है। अब तमाम जो लोग हैं बाहर से अंदर, अंदर से बाहर निकल रहे हैं, यानी ये बैठक समाप्ति की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर तमाम राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक के हिस्सा थे। उनकी हर एक राज्यों की अपनी अपनी टीम जो थी वो साथ लेकर आए थे, और उसके साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो नवगठित टीम थी उनको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कराने के बाद जो कई अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है उसको कैसे फुल प्रूफ बनाया जाए, जनता से कैसे उसको जोड़ा जाए, इसको लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण जो है वो बिल्कुल 2027 के चुनावों को लेकर के राजेश एक विशेष बात हो रही है। 2027 के चुनावों पर फोकस, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों के लिए और बीजेपी के लिए विशेष तौर पर ये जो 7 राज्य जहां चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं कि उसको क्या कुछ ट्रेनिंग या क्या कुछ मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, पदाधिकारियों को दिया जा रहा है, वो क्या कुछ लेकर जाएं जनता के बीच में, इस विषय में भी कुछ जान पाए हैं? कुछ स्पेशल लाइंस अगर कुछ पार्टी ने तय की है अपने लोगों के लिए? अगले साल हम जानते हैं कि 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार को कहीं ना कहीं बेदखल कर जनता के दिलों पर छाप छोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि आपने देखा कि बीजेपी का एक सपना था कि दिल्ली में, बिहार में और बंगाल में इन तीनों राज्यों में कमल खिले। इन तीनों राज्यों में कमल खिल चुके हैं। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र हसरत है कि पंजाब जैसे राज्य पर बीजेपी का पताका लहरे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। अभी से उन्हें टिप्स दिए जा रहे हैं कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं कैसे ग्रास रूट तक पहुंचे, सत्ता और संगठन के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। और मैं बता रहा था आपको कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। उसके 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण के 25 साल ये अभियान शुरू करने जा रही है। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। जन्मदिन से लेकर 17 अक्टूबर तक 1 महीने तक यह कार्यक्रम चलेगा। गांव-गांव में, गली-गली में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को, प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अनुभव को लोगों से साझा करने की कोशिश करेंगे। 17 जो सितंबर है वो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और 17 सितंबर से 1 पखवाड़ा तक पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम का आयोजन करती थी, लेकिन इस बार यह पखवाड़ा नहीं बल्कि ये 2 पखवाड़े का कार्यक्रम यानी 1 महीने का कार्यक्रम होगा। और निश्चित तौर पर वंदे मातरम को लेकर जो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई है उसको एक्सपोज करना, केंद्र की तमाम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन ग्रास रूट तक जनता के बीच लेकर जाना, और सेवा समर्पण के 25 साल के उपलक्ष्य में सेवा अभियान की शुरुआत करना, अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रास रूट तक करना भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्राइम जिम्मेदारी दिखाई पड़ रही है। और युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी संवाद भी आने वाले दिनों में करेगी। इसी जेनजी, जो आपने युवाओं की बात कही ना अंत में, इसी जेनजी कनेक्ट की बात मैं जानना चाह रहा था। कोई स्पेशल लाइंस, कोई स्पेशल फोकस जेनजी को, युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी के, जैसे आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उसमें जेनजी को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, कुछ इस तरह से भी प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पर जो नितिन नवीन की जो टीम है उस टीम में आपने देखा कि हर उम्र वर्ग के लोगों को जगह देने की कोशिश की गई है। जहां पुराने चेहरे भी हैं कुछ, वहीं नए चेहरों को भी एकोमोडेट किया गया है। जेनजी की शक्ल में जो नए नौजवान जो चेहरे हैं उनको लाने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं पुराने नए के बीच युवाओं की एक बड़ी फौज जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि देश भर में युवाओं के साथ संवाद करके एक नया संदेश जो है
युवाओं के भीतर देने की कोशिश की जाए। और आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के उस दौर में जब राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, संजय पासवान, प्रमोद महाजन, ये वो चेहरे थे जिनको अटल जी ने, सैयद शाहनवाज हुसैन, ये वो चेहरे थे जिनको अटल जी ने खुद अपने हाथों से तैयार किया और बाद के दिनों में ये बड़े नेता बने। उसी तरह अरुण जेटली के नेतृत्व में आपने देखा कि अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज का वो दौर था। बाद में अरुण जेटली ने राज्यसभा की एक पूरी टीम तैयार की जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, ये वो तमाम चेहरे थे जिसको आप उस वक्त के जैन जी के रूप में कह सकते हैं। हम जैन जी तो वो नहीं थे, लेकिन जो युवाओं की एक फौज थी उसको अरुण जी ने भारतीय जनता पार्टी में काफी तवज्जो दी और वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री बने और एक बड़ा चेहरा जो है उनको तैयार किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त अपनी दूसरी पीढ़ी को, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पीढ़ी को तैयार करती है, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जनता के बीच देने की कोशिश होती है। 45 साल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की 25 साल की राजनीति को केंद्र में रखकर सियासत कर रही है। सुधा यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर हैं और उनके बेटे जो हैं सिद्धार्थ यादव, उनको मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह से अनेक लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नई पौध है, नई टीम है और उसको बीजेपी अभी से तैयार कर रही है ताकि 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने लीडरशिप का कोई क्राइसिस दिखाई नहीं पड़े और सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिश जो है वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एक हम कह सकते हैं कि निर्देश रहता है। और कल भी जब देर रात तक उन्होंने नवगठित टीम के साथ मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा प्रधानमंत्री ने कि जो जनता के साथ जो नई टीम है वो कैसे कनेक्ट हो, इसके लिए अभी से प्रयास किया जाना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर अभी से प्रयास किया जाना चाहिए और उसके लिए बीजेपी की नई टीम और उसके जो भी कार्यकर्ता हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उनके साथ मुलाकात कर रहा है और हमारे संवाददाता राजेश राज ने इस बारे में जानकारी दी कि किस तरह से उस बैठक में मंथन चल रहा है। राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ संवाद किया। सीईओज ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में मिलकर काम करने की बात कही। तो प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स को की सकारात्मक सोच की प्रशंसा की। जो पॉजिटिव सोच है स्टार्टअप्स की, उसकी प्रधानमंत्री ने भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने जो स्टार्टअप्स के स्पेस स्टार्टअप्स थे उनके सीईओज के साथ संवाद किया और कहा कि नए जो इनोवेशंस हैं वो लगातार आते रहने चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो तमाम स्टार्टअप्स हैं उन्होंने शानदार काम किया है इस क्षेत्र में। और आज नेशनल स्पेस डे है। 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराकर भारत ने इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 की उसी ऐतिहासिक सफलता का उत्सव देश आज नेशनल स्पेस डे के रूप में मना रहा है। चांद की सतह पर वैज्ञानिक खोजों से लेकर अब चंद्रयान 4 के जरिए वहां से नमूने धरती पर लाने की तैयारी तक हो रही है। देखिए अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 23 अगस्त यानी नेशनल स्पेस डे, यानी वो दिन जब भारत की अंतरिक्ष शक्ति ने चांद पर अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी थी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन जिसकी कामयाबी सिर्फ चांद तक पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये उस भारत की कहानी थी जो अब अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों को अपने दम पर चुनौती दे रहा है और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान अंतरिक्ष में हासिल भी कर रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट पर सवार होकर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी
करीब 3,900 किलोग्राम के इस मिशन में 2,148 किलो का प्रोपल्शन मॉड्यूल और 1,752 किलो का लैंडर मॉड्यूल था, जिसमें 26 किलो का प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद विक्रम ने चांद को छुआ और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने पहिए उतार दिए। चंद्रयान 3 मिशन ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चांद पर प्रज्ञान रोवर ने करीब 101 मीटर की दूरी तय करते हुए चंद्र सतह का अध्ययन किया। उसके LIDS और APXS उपकरणों ने आसपास की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद तत्वों की पहचान की, जिनमें सल्फर भी शामिल था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर गहराई तक सफलतापूर्वक तापमान मापकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी उच्च अक्षांश वाले इलाके में इस तरह का प्रत्यक्ष सब सरफेस तापमान पहली बार मापा गया था। चंद्रयान 3 की कहानी सिर्फ लैंडिंग और प्रयोगों तक सीमित नहीं रही। भारत के इसरो के चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति पॉइंट पर उतरकर सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि जमीन के नीचे दबे 160 किलोमीटर चौड़े और 4.4 किलोमीटर गहरे प्राचीन गड्ढे यानी क्रेटर का पता लगाकर चांद के अरबों साल पुराने दबे हुए रहस्यों से भी पर्दा उठाया। भारत की चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी जब 21 मई 2026 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने इसरो को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अभूतपूर्व और सफल लैंडिंग के लिए दिया गया। चंद्रयान 3 ने भारत को चांद पर सुरक्षित उतरना सिखाया। अब उसी सफलता से आगे बढ़ते हुए भारत की नजर चांद से वापस लौटने पर है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों की नजर अब चंद्रयान 4 मिशन पर है, जहां चांद की सतह से नमूने जुटाए जाएंगे और उन्हें सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा। लगभग 2,104 करोड़ रुपए के इस मिशन के लिए 2 LVM-3 लॉन्च की योजना है। यानी चंद्रयान 3 ने चांद तक पहुंचने और वहां उतरने का हुनर दिखाया। अब चंद्रयान 4 उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चांद की मिट्टी को अपने साथ धरती पर लाने की तैयारी में होगा, क्योंकि 23 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वो ऐतिहासिक पल है जिसकी वैज्ञानिक गाथा भविष्य में और जोर शोर से लिखी जाएगी। डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव के साथ उपांत डबराल की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं। आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है। मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन लाखों लाख बच्चों को
प्रेरित करता है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। और मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां छात्रों को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। कल रांची के कोतवाली स्थित महिला थाने में छात्र नेता अमीषा प्रसाद को पूछताछ के लिए डिटेन किए जाने के बाद हंगामा हो गया। अमीषा प्रसाद ने आरोप लगाया कि पूछने के बावजूद पुलिस ने उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया कि किस मामले में उन्हें थाने लाया गया था। उधर अमीषा प्रसाद को महिला थाने लाए जाने की सूचना मिलते ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक CP सिंह, रांची के मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर और बीजेपी महानगर अध्यक्ष समेत कई नेता महिला थाने पहुंच गए। बताया गया कि अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की सूचना पर बाबूलाल मरांडी कोतवाली थाना पहुंचे और करीब 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को झारखंड सरकार की प्रशासनिक गुंडई बताया। तो ये झारखंड में सियासत जो है वो गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी थाने पहुंचे, अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने पर उन्होंने कहा ये प्रशासनिक गुंडई पर उतर आई है सरकार और बच्चों को डराने धमकाने से बाज आए सरकार। ये जो है लोकतंत्र का एक विद्रूप चेहरा है जो झारखंड सरकार लोगों के सामने लेकर आई है। बच्चों को डराया जा रहा है, उनके अधिकारों से उनको वंचित भी किया जा रहा है और उनको आवाज उठाने वालों को चुप कराया जा रहा है। तो आपको सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी ने दरअसल इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी जी, बच्चे को जिस ढंग से उठा के ले गया और अभी भी उनको से उठा करके ले गया, तो ये साफ समझ में आता है कि एक प्रकार से टॉर्चर करना, परेशान करना, ताकि सरकार के विरोध अगर कोई भी आवाज उठाएंगे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद ये सरकार को ये पता नहीं है कि आप जितनी भी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, आवाज उतनी ही मुखर होगी और मजबूती के साथ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो अमीषा प्रसाद को डिटेन किया गया था उस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अभी वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह की सियासत वहां गर्म है? हमने अभी देखा कि बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बीजेपी के नेता थाने पहुंचे हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर जो शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि सरकार प्रशासनिक गुंडई पर उतर आई है। कैसे इसको जो छात्र नेता हैं, छात्र हैं, वो ले रहे हैं, रांची के और झारखंड के लोग कैसे ले रहे हैं? क्या कुछ अपडेट्स आप हमको देंगे? देखिए निखिल, सीधी सीधी जो लड़ाई पहले छात्रों ने सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू की थी, वो अब आंदोलन कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से उस आंदोलन के बाद जो सरकार ने कार्रवाई की, उसके बाद कोर्ट से जो स्टे लगा, तो छात्र पुतला दहन करना चाह रहे थे सीएम का कि उन्होंने कोर्ट में अपने पक्ष को ढंग से नहीं रखा और इसी वजह से कोर्ट से स्टे मिल गया। लेकिन उस पक्ष के दौरान जब
जो छात्रों ने जब प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो बाकायदा उनको रोकने का प्रयास हुआ। पुलिस प्रशासन ने तो अपना काम किया ही कि बिना इजाजत के ये रूट मार्च डाइवर्ट करके ये विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाकायदा उतर गए और उन्होंने छात्रों की पिटाई की। आपको याद है कि कई छात्र घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा कल जो कार्रवाई होती है, एक छात्र नेत्री है अमीशा, उनको किसी दूसरे मामले में पुलिस उठाकर लेकर आती है घर से, करीब 4-5 घंटे तक उनको वहां रखा जाता है, लेकिन कोई पूछताछ उनसे नहीं होती है। बाबूलाल मरांडी उस थाने में पहुंचते हैं, 2 घंटा वो भी बैठते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी को मिलने नहीं दिया जाता। तो तमाम तरह की चीजें आप समझ सकते हैं। इसीलिए बाबूलाल मरांडी जब थाने से निकलते हैं तो कहते हैं कि झारखंड में जो स्थिति है वो प्रशासन भी अब गुंडाई कर रही है, और साथ ही साथ आपातकाल का उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से झारखंड में एक तरीके से आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सरकार के प्रति खुलकर मुखर हो रही है कि झारखंड में जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है, छात्र सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस को जिसको मन होता है उठाकर लेकर चली जाती है, और छात्रों को विरोध प्रदर्शन पर, जिसका कि लोकतंत्र में हर किसी को हक है, उसको रोका जाता है। उस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो डंडे बरसाते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से कल दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई हुई है, दोनों तरफ से एफआईआर हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर और छात्रों पर भी एफआईआर हुआ है। इन तमाम चीजों को देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ जो नेताओं पर हुआ है एफआईआर, छात्रों में जो जेपीएससी और जेसीसी रिफॉर्म मंच के जो प्रतिनिधि थे, जो लगातार वार्ता कर रहे थे या आंदोलन में सक्रिय थे, उन लोगों में बाकायदा नामजद उन लोगों पर एफआईआर किया गया। तो कहीं ना कहीं अब छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्र आंदोलन को खत्म करने के लिए, छात्रों को डराने के लिए सरकार इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, एक तो छात्रों का मनोबल कैसा है, क्योंकि ये आंदोलन जैसा कि आपने कहा कि वो अब सड़कों पर आ गया है, क्या स्ट्रेटजी आगे छात्रों की है? और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे जो आम जनता है झारखंड की, वो क्या सोच रही है, क्या कुछ मैसेजिंग है इन सब चीज़ों को लेकर के? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है, मैं एक बार फिर उसी बात का उल्लेख करूंगा कि दिल्ली में सियासत कुछ दूसरी तरह के करते हैं जो विपक्षी दल के नेता हैं, और जब वो मामला झारखंड में उतर कर आता है तो छात्रों के ऊपर हर वो जुल्म किया जा रहा है जो वो कर सकते हैं। देखिए निखिल, निश्चित तौर पर आपने जिस बात को कहा, मैं भी वही बात कहता हूं कि वो चेहरा झारखंड में नहीं दिखता है। झारखंड में छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, और इस आंदोलन का जिस तरीके से पहला हर्ष आपने देखा विधानसभा मार्च के दौरान किस तरह से लाठियां बरसी, फिर उसके बाद दोबारा जब ये पुतला दहन कर रहे थे तो किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से कार्रवाई। उसके बाद से सिर्फ अब छात्र आक्रोशित नहीं है, बल्कि छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके परिजन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं छात्रों को दबाने के लिए और अनियमितताओं को छुपाने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं ताकि छात्र शांत हो जाए और इस तरह की चीजें गुब्बार नहीं निकले। लेकिन छात्र अभी भी अड़िग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं, 25 दिनों तक हमारा जो हड़ताल चला था, उस दौरान हड़ताल को खत्म कराने के लिए सरकार ने जो प्रॉमिस किए, जो वादा किए, जो परीक्षाओं को रद्द किया, और जिस आधार पर उन्होंने परीक्षाओं को रद्द किया है, उस स्टैंड को लेकर कोर्ट में इनको जाना होगा। अगर वो 15 दिनों का जो वक्त है, अगर 7 तारीख तक सरकार और 15 तारीख को जब सुनवाई होगी 15 सितंबर को, अगर सरकार अपना पक्ष नहीं रखेगी तो ये इस बार जो आंदोलन है उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने 24 तारीख से पैदल मार्च करने का भी ऐलान कर दिया कि पूरे झारखंड में वो पैदल मार्च करेंगे और परीक्षाओं में जो अनियमितता हुई है उसका वो उलगुलान करेंगे। तो अब जो आंदोलन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। हालांकि जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म मंच ने अभी कोई घोषणाएं नहीं की है, लेकिन झारखंड के आम जनों में वो आक्रोश दिख रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई पिछले 1-2 दिनों में हुई है, उसके बाद आक्रोशित है कि पुलिस और प्रशासन छात्रों को दबा रही है, प्रेरित कर रही है और उनको दबाने की कोशिश हो रही है। जी, वो अभ्यर्थी जो नौकरी चले जाने पर उस चीज को लेकर के जो वो धरने प्रदर्शन और तमाम चीज, हालांकि कोर्ट का इंटरवेंशन उसमें हुआ है, उनका क्या रुख है? देखिए, वो तो निश्चित तौर पर उस दिन वो दिखा और काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उस तरीके से जो जश्न उन छात्रों ने उस दिन मनाया था, उसके बाद जो जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म मंच और देवेंद्र नाथ गुट के जो छात्र थे, ये तमाम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने उनके साथ प्रॉमिसेस तो किए, लेकिन उस मुद्दे पर वो अडिग नहीं रही। कोर्ट में जो पक्ष रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया। अब कल से जब ये जो असफल अभ्यर्थी है काम पर फिर से लौटेंगे, तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके का रिएक्शन आता है जेपीएससी जेसीसी रिफॉर्म के मन से। लेकिन अब ये छात्र रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि अगला कदम इनका क्या होगा कल। लेकिन हालांकि इन्होंने जो प्रदर्शन का एक नया सिरा है, नया मॉड्यूल है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बापू का जो गांधीगिरी का सिद्धांत है उसके जरिए आगे बढ़ेंगे। और सरकार को चूंकि हम लोगों ने वक्त दिया है, 2 महीने का वक्त दिया है, और 15 सितंबर तक कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो जो झारखंड की राजनीति है वो लगातार बदल भी रही है, छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और
जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। और बात करेंगे मणिपुर के इम्फाल में हजारों महिलाओं ने मशाल रैली निकालकर जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू करने की मांग की है। इस मौके पर महिला प्रदर्शनकारियों ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और नागरिकता सत्यापन करने की मांग को लेकर नारे भी लगाए। महिलाओं ने NRC प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि जनगणना से पहले उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना जरूरी है और इसको किया जाना चाहिए। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। और राजधानी लखनऊ में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय रसोइया सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जी, रसोइया सम्मान समारोह, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 11 रसोइयों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 1,500 रसोइयों ने हिस्सा लिया। सरकार की इस योजना के तहत राज्य के करीब 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए। ये संख्या पर भी ध्यान दीजिएगा, 3,54,000 रसोइये, इनको कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए गए हैं। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले के बाद देखना होगा कि किस तरीके का रिएक्शन आता है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म के मन से। लेकिन अब ये छात्र रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि अगला कदम इनका क्या होगा कल। लेकिन हालांकि इन्होंने जो प्रदर्शन का एक नया सिरा है, नया मॉड्यूल है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बापू का जो गांधीगिरी का सिद्धांत है। रसोइयों को मात्र 1,000 रुपए मिलता था मानदेय, और वो भी कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उनके खाते में जाए, इसके लिए वो स्वयं निकाल सकें। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जा रही है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था, वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसको लेकर राजनीतिक दल तो तैयारी कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी इसको लेकर के अपनी तैयारियां कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेगा। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनावी प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि लोग चुनावी तौर पर साक्षर हो सके, उनको अपने मताधिकार के प्रयोग के विषय में सारी जानकारियां मिल सके, इसका ध्यान ये प्रतिनिधिमंडल करेगा। और प्रतिनिधिमंडल बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी जो BLOs हैं उनसे भी सीधा संवाद स्थापित करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग, डायरेक्टर जनरल मीडिया आशीष गोयल, डायरेक्टर जनरल IT डॉक्टर सीमा खन्ना समेत आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और दौरे की शुरुआत लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम से होगी। इसके बाद ज्ञानेश कुमार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ELC 2.0 और ECI नेट्स पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ELC और ECI नेट से जुड़े सम्मेलन 3 चरणों में लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ चरण में 20 जिलों के निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारी हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELC के जरिए जागरूकता अभियान चला रहा है। दौरे के दूसरे दिन मुख्य चुनाव आयुक्त करीब, ठीक है, तो आपको अब ले चलेंगे स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, सीधे आपको लिए चलेंगे लाइव।
अब सारे माइक वाले हटे, सिर्फ कैमरा टीम को खड़ा होने दो। मत लगाओ ना, आशिक क्या कर रहे हो? चलो मैडम, अरे बाइक धक्का दे रहे हो। अरे तो बाइक छोड़ो, बाइक क्यों है? देखो सबके बाइक जान तो स्मृति ईरानी कुछ बयान देने जा रही हैं और मीडिया थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रही है। जो थोड़ा एक गहमा गहमी जैसा जो माहौल रहती है वो बनी रहती है। अभी जिस तरह से हमने शुरुआत पे आपको बताया था और हमारे संवाददाता राजेश राज भी उस पर जुड़े थे और जानकारी दी थी कि किस तरह से नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसी विषय पर दरअसल स्मृति ईरानी बैठक से बाहर आई हैं और वो शायद उस पर कुछ संवाद स्थापित करेंगी देश के साथ। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो मीडिया को मुखातिब होने जा रही हैं और मीडिया थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा है। एक जो गहमा गहमी का माहौल रिपोर्टर्स और कैमरामैन के बीच में रहता है किसी बाइट से ठीक पहले, इंपॉर्टेंट बाइट से ठीक पहले। आपको सीधे एक बार फिर लिए चलेंगे उसी लाइव के लिए। अगर आप चिल्लाएंगे कैमरा पर्सनल सुन नहीं पाएंगे। माइक थोड़ा कैमरा को सुन लीजिए आराम से। 2 मिनट चुप नहीं रहेंगे तो बाइट नहीं हो पाएगी। महिला पत्रकार के सर पे मत मारो भाई। कैमरा पर्सन आराम से, एवरीबॉडी ओके। अभी दे रही हूँ, महिला पत्रकार के सर पे मत मारना। चलो आइए सुनने की कोशिश करते हैं स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। तो स्मृति ईरानी संवाददाताओं को संबोधित कर रही हैं। बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक है नितिन नवीन की अगुवाई में जो हुई है उसके ठीक बाद वो बाहर निकल कर आई हैं और मीडिया को संबोधित करने की वो संबोधित कर रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है,
मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं। वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो, ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है, उसको वो कांग्रेस मुख्यालय और संसद में प्रधानमंत्री मोदी के 33% महिला आरक्षण बिल को त्वरित रूप से लागू करने के संकल्प के माध्यम से जो उन्होंने कहा कल अपने कार्यक्रम में, कांग्रेस के नेता अपने शब्दों को आकार दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को अपना सहयोग दे सकते हैं। 1937 में कांग्रेस कह रही कि ये पास हुआ था कि सिर्फ 2 स्टैंजा से वंदे मातरम। देखिए, एक राजनीतिक दल देश की संसद से बड़ा नहीं हो सकता। एक राजनीतिक दल का एक बयान देश की संसद से बड़ा नहीं होता। देश की संसद, देश की गरिमा, देश के संविधान और देश की जनता की संरक्षक है, उनकी आवाज है। क्या अब हम ये सोच हमारे देश में निर्धारित करना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल का फरमान देश के कानून और संसद की गरिमा और देश के संविधान से बढ़कर है? धन्यवाद। स्मृति ईरानी को आपने सुना, वो जो बीजेपी की बैठक है उससे बाहर निकल कर आए, उन्होंने बयान दिया। और अब बात करेंगे पश्चिम एशिया संकट की, जहां ईरान का खुला ऐलान सामने आया है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया सुधारेगा और किए गए वादे पर उसको पूरा करेगा। अमेरिका की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रिजाई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत में धोखा दिया है। रिजाई ने कहा कि अमेरिका पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उसके बाद ही हॉर्मुज खोलने पर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका के आर्थिक दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बताया है। ट्रंप इससे पहले 18 अगस्त को भी हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। रिजाई ने कहा कि ट्रंप के ईरान पर हमले से दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर डर और बढ़ गया है। उनका कहना है कि अब दूसरे देशों को भी लग सकता है कि बिना परमाणु हथियार के वे सुरक्षित नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तब तक के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंधों और आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान की मदद करेंगे या उसके साथ कारोबार या वित्तीय लेन देन रखेंगे, उस पर भी गंभीर आर्थिक परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना ऐसे देशों को करना पड़ेगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन बने हुए हैं। उनसे इस जो ये पूरी खबर है उसका आकलन करेंगे, उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अखिलेश, किस तरह से ये जो ईरान का खुला ऐलान जो है सामने आया है, इसको कैसे समझना चाहिए? और इस दौर में जब ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश की जा रही है, वो जो पूरा इलाका है, और ये खास तौर पर इस संघर्ष को जिसको कहते हैं कि संघर्ष से उबरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता संभव दिखता नहीं है। ज्यों-ज्यों दवा होती गई मर्ज बढ़ता गया, कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे अभी ऐसा ही देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका का जो पूरा इतिहास देखेंगे कि अमेरिका जहाँ भी कहीं लड़ाई में गया है बहुत आसानी से वहाँ से वापस नहीं आया है। भले ही कई बार उसको क्षति भी उठानी पड़ी है, लेकिन वो लंबी लड़ाई में रहा है। आप हमारे सामने अफगानिस्तान का उदाहरण है, हमारे पास वियतनाम का उदाहरण है। उसी तरह से ईरान का भी यही इतिहास है कि ईरान भी लंबे समय तक युद्ध में रहने का आदी रहा है। उसने भी गल्फ में जब भी लड़ाइयाँ हुई है तो
तो ईरान काफ़ी जिद करके लड़ाई में शामिल रहा है, लड़ाई लड़ता रहा है और अंत में जब ऐसी स्थिति आई है कि उसे समझौता करना जरूरी हो गया है तो हालांकि उसने समझौता भी किया है। पूरे ईरान इराक वार के दौरान भी हमने देखा था ये पूरा नज़ारा। तो ये दोनों देश जो है इसी तरह के अपने इतिहास को फिर से एक बार दोहरा रहे हैं और ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की जो बात है, इकोनॉमिक वार जो ट्रंप ने घोषणा की है, तो निश्चित तौर पे सबको इस बात की आशंका थी कि इसके खिलाफ ईरान भी कुछ अपने इसी तरीके से कोई घोषणा करेगा। लेकिन इस तरह की घोषणा की जो भी उसमें अमेरिका से दूरी बनाकर नहीं दिखेगा उसको ईरान जो है वो अपना दुश्मन मानेगा। यह थोड़ा सा एक ज़रूरत से ज़्यादा कह सकते हैं कि ईरान की ये ओवररीच है, क्योंकि देखिए ईरान से तकरीबन दुनिया के सभी देशों को एक सहानुभूति है, लेकिन ईरान के कुछ ऐसे कदम हुए हैं जिससे सभी देशों को उसे निराशा भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने जिस तरीके से बंद किया है, लंबे समय से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कोई दुनिया के तकरीबन अधिकांश देशों का की जो ऊर्जा ज़रूरत है वो उस इलाके से आती है, वो सारा कुछ बंद है। और ऐसे में अगर अमेरिका ने कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की बात कही है तो उसमें किसी और देश निश्चित तौर पे कोई और देश शामिल होगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन कोई देश अगर उससे दूरी नहीं बनाएगा तो उससे ईरान जो है दुश्मन घोषित करेगा, यह थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका जब सैंक्शन लगाता है तो उसके सैंक्शन में ये बात भी शामिल होती है कि कोई अगर कंपनी, किसी भी देश की कंपनी अगर उसमें शामिल होता है, उस सैंक्शन का उल्लंघन करता है तो उस पर भी वे सैंक्शन लगाते हैं। तो यह जो है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अमेरिका का सैंक्शन उसकी कंपनी पे लगे, या निजी कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो। और इससे ईरान अगर ईरान से वो जो व्यापार बंद करता है तो इसे ईरान अगर बुरा मानेगा तो निश्चित तौर पे एक ईरान की दूरदर्शिता का अभाव है। क्योंकि ईरान को इस समय जरूरत इस बात की है कि दुनिया के अन्य देश जिस तरीके से उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं वो सहानुभूति और अर्जित करे, ना कि जिस तरीके से ट्रंप उसको धकेलना चाहते हैं कि और आइसोलेट करना चाहते हैं, वो और आइसोलेशन में जाए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ है मोहसिन रजाई, उन्होंने ये जो बात कही है, उन्होंने बात दबाव बनाने के लिए ज़्यादा बात कही है। उसका असली मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना ईरान के लिए काफ़ी असहज स्थिति में ईरान को खुद ही डालेगा। हॉर्मुज का भविष्य कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के भारत समेत तमाम देश जो है उनके सीधे हित जुड़े हुए हैं और हॉर्मुज के लेकर के झगड़ा ये शायद दुनिया के बहुत सारे देश इसको चाहते नहीं होंगे। कैसे देखना चाहिए इसको? देखिए हॉर्मुज की स्थिति है कि हॉर्मुज में कुछ जहाज तो आ रहे हैं, जो खबर मिल रही है वहाँ के जो सूत्रों से और वहाँ जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड अनऑफिशियल सूत्रों से जो खबर मिल रही है कि वहाँ से कुछ जहाज़ें आ रही हैं, कुछ या तो अमेरिकी छत्रछाया में आ रही हैं, कुछ ईरानियन के साथ कोऑर्डिनेट करके आ रही हैं, या कुछ ओमान की तरफ से आ रही हैं। तो बिल्कुल बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा नहीं कहा जा सकता, आज की स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर खुलेआम जिस तरीके से सभी जहाज बिना किसी की इजाज़त, बिना किसी से कोऑर्डिनेट किए हुए आते थे, वैसी स्थिति नहीं है। और यही स्थिति मुझे लगता है कि कुछ दिन तक रहेगी, क्योंकि पोस्टरिंग जो है ईरान की तरफ से वो पोस्टरिंग हार्ड पोस्टरिंग कर रहे हैं और बीच में गाहे बगाहे उस इलाके से गुजरने वाले किसी जहाज पे एक हमला भी कर देते हैं, कोई ड्रोन से हमले हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे हमलों का वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि IRGC जो है वहाँ IRGC कुछ अपने हिसाब से भी वहाँ स्थिति को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उस सिविलियन गवर्नमेंट जिस तरीके से सोच रही है उसके अनुरूप नहीं है। तो यह जो ऊहापोह की स्थिति लगती है, ईरान के अंदर भी एक ऊहापोह की स्थिति है। जैसा कि राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने कहा कि न तो हमको लगातार युद्ध में रहना है, न हमको लगातार शांति में रहना है, इस तरह के कन्फ्यूजन में हमको नहीं रहना चाहिए। तो वो एक तरीके से अपने देश के अंदर जो अन्य नीति निर्माण में शामिल लोग हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें यह तय करना है कि क्या करना है, हमें या तो लगातार युद्ध में रहना है या हमें लगातार शांति के लिए प्रयास करना है। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पे स्थिति को यह माना जा रहा है कि पहले से जहाज़ों वहाँ से पास करने वाले जहाज़ों की संख्या में पहले से थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और यह अभी भी कहना मुश्किल है कि ये बढ़ोतरी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि किसी भी दिन और भी प्रोवोकेशन आ सकता है, या तो अमेरिका की तरफ से आएगा या ईरान की तरफ से आएगा। लेकिन अभी तात्कालिक तौर पे कह सकते हैं कि स्थिति वहाँ थोड़ा सा नियंत्रण में है।
जी, तात्कालिक तौर पर स्थिति नियंत्रण में है और दुनिया के तमाम देश ये चाहते हैं कि वहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित रहे और एक बार फ्री जिसको नेविगेशन वाला हॉर्मूज एक बार फिर लोग देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अखिलेश चमन। और अब बात करेंगे मौसम की। देश के कई राज्यों में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बारिश ने जहां कई इलाकों में गर्मी और उमस से राहत दी है तो वहीं कई जगहों पर मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक, पहाड़ी राज्यों तक भी मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज तड़के करीब 4:30 बजे से बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश भर के करीब 25 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। उधर पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर चट्टानें गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। तो मानसून की रफ्तार तेज हो गई है और खबर इसी से जुड़ी हुई ओडिशा से, जहां बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं, गहरा सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 24 और 25 अगस्त को क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें कि ओडिशा के कई निचले इलाकों में पहले से ही बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिगड़ते हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और राहत और बचाव टीमों को 24 घंटे मुस्तैद रहने के सख्त निर्देश किए गए हैं। तो लगातार राहत और बचाव काम जो है वो जारी भी है और आगे भी इस तरह के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लगातार ये काम चल रहा है। और अब खबर खेल जगत से। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज है उसका दूसरा मुकाबला आज कोलंबो में शुरू हो गया है। मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 18 के स्कोर पर लाहिरू कुमारा की गेंद पर आउट हुए। वहीं आसिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को 45 रन के स्कोर पर बोल्ड आउट किया। इस टेस्ट मैच के लिए टीम में एक बदलाव किया गया है। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम ने गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 165 रन से अपने नाम किया था। भारतीय टीम की नजर कोलंबो टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर है। भारतीय टीम ने कोलंबो के SSC ग्राउंड पर अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ 3 में जीत मिली है, 2 मैच में हार मिली है, जबकि 4 टेस्ट मैच यहां ड्रॉ रहे हैं। और अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के मैच की भी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने मैच दूसरे दिन ही पारी और 51 रन से अपने नाम कर लिया। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 210 रन पर सिमट गई और टीम ने बांग्लादेश पर 146 रन की बढ़त हासिल की, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 95 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए, जबकि नाथन लॉयन और पैट कमिंस ने 3-3 विकेट लेने में सफलता हासिल की। बांग्लादेश अपनी पहली पारी में 64 रन पर ढेर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 9 विकेट से अपने नाम किया था। और अब खबर हॉकी के मैदान से। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला पिछले विश्व कप की कांस्य पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय टीम के लिए ये मैच बेहद अहम है। भारतीय टीम को पिछले मैच में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
भारत की दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स ने 2-0 से भारत को हरा दिया था और जो इस विश्व कप में भारत की पहली हार थी दरअसल, तो इस लिहाज से ये हार काफी सालने वाली है। और अब बैडमिंटन की कोर्ट से खबर। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। महिला एकल फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन जापान की अकाने यामागुची और साउथ कोरिया की एन से यंग आमने सामने होंगे। यामागुची ने सेमीफाइनल में थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-12, 21-17 से हराया था। अब उनकी नजर चौथे वर्ल्ड कप टाइटल पर है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल के फाइनल मैच में फ्रांस के एलेक्स लानियर जापान के कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मेंस सिंगल्स ने इतिहास रचा है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसके मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बने हैं। अब उनकी नजर खिताब अपने नाम करने पर होगी। विमेंस डबल्स में चीन की टॉप सीड लियू शेंगशू और टैन निंग का मुकाबला साउथ कोरिया के बेक हा ना और ली सो ही से होगा। तो मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।